Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and now we will see the topic forgetting. It is a common experience that something we are unable to remember information that we need to a particular time. ये बहुत कॉमन चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई चीज़ याद करनी होती है और वो उसी टाइम पे याद नहीं आती है तो बहुत गुस्सा आता है हमको, और फिर हम अपने मेमोरी के खजाने में उसको खोजने लगते हैं उस चीज़ को, और हमें समझ में नहीं आता कि हमने कहाँ इस इंसान को देखा है, या हमें वो स्किल जब लगानी होती है किसी जगह पर तो हम उसको लगा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा होता है. वी फाइंड दैट on some occasion this let us down as we are unable to remember the information that we require desperately. और कई बार जो desperately हमें चीज़ें recall करनी होती हैं वो हमें याद नहीं आते हैं. जैसे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वी आर अनेबल टू रिमेंबर और रिट्राइव व्हाट वी हैड लर्न. जैसे एग्जामिनेशन में हमें समझ में नहीं आता, कई बार क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है कि अरे इसका क्या आंसर होता, और लगता है कि अरे कितनी बार पढ़ा था इसको बट अभी याद नहीं आ रहा है ये. दिस इज़ वॉट वी कॉल फॉरगेटिंग. इसी को ही फॉरगेटिंग बोला जाता है. वाई डज इज ऑकर, ये क्यों होता है. मैनी एक्सप्लेनेशन हैव बीन ऑफर्ड टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ लॉस. बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है. लेट अस ब्रीफली कंसिडर सम थ्योरीज टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग. तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि किस वजह से फॉरगेटिंग होती है, उसको हम देखेंगे. पहला है डिके. सम साइकोलॉजिस्ट थिंक दैट इट इज़ ड्यू टू द ग्रेजुअल फेडिंग ऑफ मेमोरी ट्रांस और डिके दैट हैपन विद द लैप्स ऑफ टाइम. जैसे हमने टेबल 6.1 में ऊपर पढ़ा था कि कुछ चीज़ें डिके हो जाती हैं, ट्रांस हो जाती हैं, निकल जाती हैं, फेड हो जाती हैं हमारी मेमोरी से. ऊपर वाली टेबल आपको याद होगी, 6.1 में मैंने आपको डिटेल में टेबल समझाई थी कि जो ड्यूरेशन होता है हमारी मेमोरी का, वो आइकॉनिक मेमोरी जो होती है, जो विजुअल मेमोरी होती है, वो हाफ सेकंड के लिए होता है. इकोइक मेमोरी 2 सेकंड के लिए होता है. तो बहुत सारी जो मेमोरी होती है वो हमारे दिमाग से निकल जाती है. उनका एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद उनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए वो हमारे दिमाग में से निकल जाती है. दिस डट नॉट एक्सप्लेन वाई सर्टन मेमोरीज फेड फॉर एवर वाइल अदर्स सीम्स टू बी वेल प्रिजर्व. ये मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं अभी तक लोग कि कुछ मेमोरी तो होती है जो फेड अवे होती है और कुछ मेमोरी जो होती है वो हमेशा रहती है. अगर जितना मुझे समझ में आता है इस चीज़ के बारे में, जिस मेमोरी के साथ हमारी कोई फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, किसी भी तरीके की अच्छी या बुरी फीलिंग, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है. पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे पास होता है चीज़ें फेड अवे होती जाती है. देयर फॉर वी कंसिडर्ड एज द मेन कॉज ऑफ फॉरगेटिंग. यही मेन कॉज होता है फॉरगेटिंग का. यू कैन सी दैट इन टेबल 6.1 में हमने ये समझा था. अब दूसरा होता है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस अ मोर यूजफुल एक्सप्लेनेशन इज़ फाउंड इन द व्यू कॉल्ड इंटरफेरेंस थ्योरी. इंटरफेरेंस थ्योरी में इसका हम बड़ा व्यू देख सकते हैं कि क्यों फॉरगेटिंग होती है. इट आर्ग्यू दैट मेमोरीज आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपन टू द ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन वी रिट्रेन देम. क्या होता है जब हम किसी भी चीज़ को रिट्रेन, वापस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. थस इनहैबिटेशन और इंटरफेरेंस बाय सब्सक्वेंटली लर्नड मटीरियल बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ फॉरगेटिंग. तो जो हमने याद किया था उसमें कुछ अगर इंटरफेरेंस हुआ होगा उसकी वजह से हम याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ सच इंटरफेरेंस. 2 तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा प्रो एक्टिव इंटरफेरेंस. रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस होता है एक्टिंग बैकवर्ड. इसमें एक्ट बैकवर्ड होता है. ऑकर्स व्हेन द करंट इन्फॉर्मेशन इंटरफेरेंस विद वॉट हैज़ हैपनिंग रिट्रेन अर्लियर. मतलब जो करंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो पहले हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसमें कन्फ्यूजन होने लगती है. फॉर एग्जाम्पल यू लर्न पंजाबी. जैसे आपने पंजाबी लैंग्वेज लर्न करी थी मंडे को, पहले लर्न करी थी. अब बंगाली लर्न कर रहे हो ट्यूसडे को ड्यूरिंग अ पंजाबी टेस्ट टेकन ऑन वेनसडे. अब वेनसडे को पंजाबी टेस्ट होने वाला है. इंटरफेरेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लर्नड बंगाली वर्ड्स. अब जो हमने बंगाली वर्ड लर्न किए हैं उसकी वजह से वो इंटरफेरेंस होने लगेगा. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि 2 सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, राजस्थानी और हरियाणवी, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं. ये इंटरफेरेंस करती हैं जब बोलते हैं. अब जब जैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ
तो मेरी राजस्थानी घुस जाती है उसके अंदर, क्योंकि मेरी पंजाबी में वो राजस्थानी इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है। फॉरगेटिंग में ऑल्सो ऑकर ड्यू टू एक्टिंग फॉरवर्ड। अब एक्टिंग फॉरवर्ड, वो एक्टिंग बैकवर्ड था ये, और एक्टिंग फॉरवर्ड है जिसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। दिस इज अ सिचुएशन इन विच अर्लियर इन्फॉर्मेशन इन द मेमोरी इंटरफेयर्स विद द करंट इन्फॉर्मेशन। अर्लियर इन्फॉर्मेशन करंट इन्फॉर्मेशन को हिंडर करती है। सपोज यू हैव बीन ड्राइविंग अ स्कूटर, मान लो आपने कोई स्कूटर चलाते हो जिसमें गियर्स हैं। अब आप कोई नया स्कूटर खरीद लेते हो या ऑटोमेटिक स्कूटर खरीद लेते हो जिसमें गियर नहीं है। अब क्या होगा, बार बार आपका हाथ गियर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जब तक आपको समझ में आएगा कि भाई ये बिना गियर की गाड़ी है, जब तक आपको हैबिट पड़े तब तक वो इंटरफेरेंस होता रहेगा। Now the level of processing. While learning some material, we may attend to in a detail and process at a deeper level. जब हम learn करते हैं किसी भी मटीरियल को तो हम अटेंड करते हैं उसको डीपर लेवल पर, या नेग्लेक्ट इट, या उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं सरफेस लेवल पर। दिस मे बी कॉज फॉरगेटिंग। आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे उतारा है अपने दिमाग में, डीपर लेवल या सरफेस लेवल। सरफेस लेवल पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भूल जाओगे उसको आप, और जो डीपर लेवल पर इंफॉर्मेशन जाती है वो हमेशा आपको याद रहती है। अब है आपका इफेक्ट और डिले एंड इंटरफेरेंस ऑन STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी में डिले कैसे होता है। आस्क अ फ्रेंड टू रिमेंबर अ सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर आपको पता है कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवल। तो कॉन्सोनेंट वॉवल्स वो होते हैं AEIOU, बाकी AEIOU को छोड़ दो तो बाकी लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको अपने फ्रेंड को 3 कॉन्सोनेंट देने हैं, जैसे FJQ। वाइल काउंटिंग बैकवर्ड, काउंटिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर सच एज 462। अब आपको उसको बोलना है कि बैकवर्ड काउंटिंग करो, और FJQ आपने दिया। अब जब वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रहा हो तो उससे पूछो कि आपको जो कॉन्सोनेंट दिया गया था 15-20 मिनट के बाद उसको पूछो कि कॉन्सोनेंट दिए गए थे वो कौन से थे। तो अगर वो रिकॉल कर लेता है तो उसकी मेमोरी अच्छी है, रिकॉल नहीं कर पाता है तो आप समझ जाओ कि जब हम 2 टास्क कर रहे हैं या इंटरफेरेंस हो गया, जैसे काउंटिंग एक इंटरफेरेंस हो गया, तो उस इंटरफेरेंस की वजह से भूल जाते हैं। उसी तरीके से इस एग्जाम्पल को और डिटेल में, अब पहले आपने उसको 3 दिए, अब 2 और 3 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट दो और बैकवर्ड काउंटिंग करने के लिए बोलो उसको, तो फिर देखो उसको कितना याद रहता है, कैसे उसकी मेमोरी फेड अवे हो जाती है। नीचे दे रखा है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसिंग मेमोरी। अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, हाउ गुड इज़ मेमोरी, मेमोरी कैसे अच्छी हो सकती है। वी ऑल वुड लाइक टू इम्प्रूव आर मेमोरी सो दैट वी कैन रिटेन मोर फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी मेमोरी को अच्छा करें ताकि हम सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख सकें और ज़रूरत आने पर उसका यूज़ कर सकें। दिस इज़ पॉसिबल विथ लिटिल एफर्ट्स एंड ऑलमोस्ट anyone कैन इम्प्रूव हिज और अ मेमोरी। और ये अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स करना शुरू कर दें तो हम हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर लेंगे। हेयर आर सम टिप्स टू इन्हेंस वंस मेमोरी। यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं अपनी मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए। डीप प्रोसेसिंग पहला है। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग एंड विश टू एंटर इन्फॉर्मेशन इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर आप कुछ याद करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए या करना चाहिए। यू नीड टू कंसिडर इट्स मीनिंग एंड एग्जामिन इट्स रिलेशनशिप टू इन्फॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव। यू नीड टू कंसीडर, आपको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए किसी भी चीज़ का मीनिंग, एग्जामिन करना चाहिए उसका रिलेशनशिप टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन के साथ यू ऑलरेडी हैव, जो आपके पास पहले से ही है। मान लो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको मान लो येलो कलर की इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा येलो कलर है, तो हमने उसको रिलेट किया मैंगो से, मैंगो येलो कलर, तो 2 चीज़ों से वो रिलेट हो गई तो वो याद रहती है बच्चा। अच्छा जब भी हम पूछते हैं येलो, बच्चा बोलता है मैंगो, बच्चा बोलता है बनाना, तो यहाँ पे हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिलेट करते हैं। केयरफुल प्लानिंग, किसी भी चीज़ की केयरफुल प्लानिंग करना। कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का मीनिंग निकालो कि इसका मीनिंग क्या है। एंड रिलेटिंग इट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, और उसको रिलेट करो जो आपके पास पहले से ही एग्जिस्टिंग नॉलेज इज़ हेल्पफुल इन लर्निंग इट एंड रिमेंबरिंग इट लेटर। तो ये लर्न करने में ईजी हो जाता है और बाद में जब आपको उसको रिट्राइव करना है तो ईजीली बाहर आ जाता है वो।
द रिटेंशन ऑफ मटीरियल इज़ डिपेंडिंग डायरेक्टली अपॉन द डेप्थ, किसी भी चीज़ को आपने कितना डेप्थली प्रोसेस किया है. डीपर लेवल इन टर्म्स ऑफ मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस चीज़ का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपको वो मीनिंग याद रहता है तो वो आपकी डेप्थ में जाता है. सेकेंड, द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग ऑल्सो रेफर्स टू द रिहर्सल ऑफ मटीरियल टू बी रिमेंबर्ड. जब हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को 3 से 4 बार रिहर्सल करते हैं या याद करते हैं तो वो हमें याद हो जाता है अच्छे से. और अगर हम समझ के याद करते हैं तो वो ज़िंदगी भर याद रहता है. ग्रेटर द रिहर्सल मोर द चांस ऑफ रिकॉलिंग द मटीरियल लेटर. जैसे कोई बैले डांसर होता है, वो बैले डांस कितनी बार करता है, 15 से 20 बार वो रोज़ एक सॉन्ग की प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद वो परफेक्ट होता है. तो जिस भी चीज़ में आपको परफेक्ट होना है उसका रिहर्सल करना शुरू करो. Attending carefully. If you want to learn something well and ensure it retention in long term memory, you have to put इन कॉन्शियस एफर्ट टू अटेंड टू इट केयरफुली. अगर आप चाहते हो कि आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में आए, उस पर अटेंशन देना शुरू करो. जिस भी चीज़ पर आप अटेंशन देना शुरू करोगे कॉन्शियसली केयरफुली, वो आपको हमेशा याद रहेगी. मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस. जितने भी इंटरफेरेंस हैं उनको मिनिमाइज करो. यू हैव लर्न दैट इंटरफेरेंस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ फॉरगेटिंग. किसी भी चीज़ को भूलने में मेजर कॉज होता है इंटरफेरेंस. यू शुड ट्राई टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल. उसको रिड्यूस करना शुरू करो. इन जनरल द मोर सिमिलर द मटीरियल टू बी लर्न. अगर 2 सिमिलर मटीरियल को लर्न किया जाएगा, जैसे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी दोनों को साथ में याद किया जाए या पढ़ा जाए तो वो जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं. तो आप 2 चीज़ों को, अगर कोई किसी भी बच्चे ने बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स ले रखा है तो उनको साथ में पढ़ना शुरू करो, तो वो चीज़ें आपको जल्दी लर्न हो जाएंगी, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हो गई मटेरियल में. द मोर लाइकली दे विल बी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस. लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो जैसे लैंग्वेज हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल लैंग्वेज का लेते हैं. जैसे लैंग्वेज जब हम लर्न करते हैं तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ जिस लैंग्वेज में होती हैं उसको अगर आपने लर्न किया, तो जैसे हिंदी और इंग्लिश को आपने लर्न किया, ग्रामर को आपने लर्न किया साथ में, तो वो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा. लेकिन 2 ऐसी लैंग्वेज जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे आपने स्पेनिश और इटालियन को लर्न किया तो इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा. तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो सिमिलैरिटी में जो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है. ऐसी चीज़ों को लो जो इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट करती है, जिसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन सिमिलैरिटी होते हुए भी आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी. Thus, you should arrange your study so that you don't study similar subjects one right after the other. 2 सिमिलर सब्जेक्ट को एक के बाद एक नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन 2 सेम सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हो जिसमें सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है. जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सेम होता है सारा. 2 लैंग्वेजेस ऐसी मत पढ़ो जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं. जैसे स्पेनिश, या जिसका दिमाग अच्छा चलता है वो कर लेता है इस चीज़ को, जिसको डिफरेंसेस समझ में आ जाते हैं वो कर लेता है. distributed practice. While learning some material, it is beneficial to learn it using distributing practices in which there is a gap between trials. मतलब 2 चीज़ों के बीच में आप गैप दो, ट्रायल करो. टेक रेस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टडी. स्टडी करने के बाद एकदम से भागो मत किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ा सा गैप लो. इफ़ द चैप्टर इज़ लेंथी, चैप्टर बहुत बड़ा है, डिवाइडेड इनटू 2-3 पार्ट्स, उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे मैं करती हूँ. आपके जब मैं वीडियो बनाती हूँ मैं एक साथ नहीं बना पाती, तो मैं उनको डिवाइड करती हूँ. डिवाइड करने के बाद मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ कि हाँ पहले मुझे ये चीज़ें समझनी है, इसमें मैं किस तरीके से समझाऊँ. उसी तरीके से आप पोर्शंस को डिवाइड करो कि आज मैं इतना पढ़ूँगा, आज मेरे को इतना पढ़ के ख़त्म करना है. पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल बनाओ अपना. अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो डिवाइड करो, पार्ट्स बनाओ और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग लर्न करो कि पूरे दिन में आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो. ज़्यादा देर बैठोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा. बीच बीच में शॉर्ट टाइम, जैसे आपने कुछ पढ़ाई की उसके बाद 5 मिनट उठो,
10 मिनट उठो, 10 मिनट का टाइम दो, पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करो। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है बेसिकली, उसमें आपको 20 मिनट पढ़ाई करनी होती है, 5 मिनट का गैप देना होता है, उस 5 मिनट के गैप में आपको जो करना है आप करो, फिर वापस 20 मिनट पढ़ाई करो अच्छे से, और 20 मिनट पढ़ाई करने के बाद आप 5 मिनट का गैप लो, या 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का गैप लो, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का गैप लो। इस तरीके से आप 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई करो, और वो 5-5 मिनट का जो गैप होगा ना, वो आपको फ्रेश करेगा एकदम से। यूजिंग मेमोरी एड्स, आफ्टर मास्टरिंग वन पार्ट देन गो टू द सेकेंड पार्ट। एक पास में मास्टरी हो जाती है तो सेकेंड पार्ट में जाओ। डोंट ट्राई टू क्रैम ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट टू मेमोराइज एट वंस। आप अगर प्लेट में रखा हुआ खाना एक बार में खा जाओ, जल्दी जल्दी गॉबल कर लो, तो वॉमिट आएगी। उसी तरीके से अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेकर अपने दिमाग के अंदर डालने बैठोगे ना, तो उल्टी ही करोगे, वॉमिट ही करोगे। इसीलिए थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, चंक्स में बांटो किसी भी पढ़ाई को, और ट्राई करो कि आज के दिन में इतना कर लूँगी, आज के दिन में इतना कर लूँगी। एक साथ इतना बैठ के पढ़ाई करोगे, बर्नआउट होगा। बर्नआउट मतलब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, तो अपने आप को बर्नआउट मत करो पढ़ाई करते टाइम। यूजिंग मेमोरी एड्स, पीपल आर वेरियस क्यूज, इंडिकेटर्स एंड साइन टू कनेक्ट इवेंट्स। लोगों के पास दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, दो इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए क्लूज़ जब होते हैं तो वो दो चीज़ों को जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। दिस ऑफन फैसिलिटेट्स रिमेंबरिंग। ये रिमेंबरिंग के उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको सिंपली एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि येलो कलर बोलते ही वो मैंगो से रिलेट करता है, तो हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। यू कैन यूज़ विजुअल इमेजिनरी टू रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस को याद करने के लिए आप विजुअल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ न्यू प्लेस यू कैन रिमेंबर द लोकेशन बाय रिमेंबरिंग सेवरल एसोसिएट ऑब्जेक्ट एंड प्लेस। जैसे जब मैं छोटी थी, मुझे याद है मुझे स्कूल से अकेले आना पड़ता था, और मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि मुझे रास्ता याद नहीं होता था, और मैं भूल जाती थी रास्ता, और मुझे नाम भी याद नहीं होते थे। तो हमारे घर के पास में 2 चौपड़ हैं, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ बोला जाता है उनको। तो मैं इतनी कंफ्यूज रहती थी कौन सी बड़ी चौपड़ कौन सी छोटी चौपड़। और मुझे याद है मुझे छोटी चौपड़ से जाना था, और मैं गलती से बड़ी चौपड़ पे पहुंच गई थी, एंड आई वॉज क्राइंग देयर कि। और फिर मैंने एक पुलिस वाले से मदद की, मेरी 6 क्लास में थी तब मैं। मुझे नाम में कन्फ्यूजन हो जाती थी। तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि तुम्हें क्या करना है कि आसपास की शॉप्स के नेम्स को पढ़ना है, और जब तुम आसपास की शॉप्स के नेम को पढ़ोगी तो तुम रिलेट करोगी कि अच्छा ये कौन सी साइंस को जो सिंबल्स और साइन दे रखे होते हैं उनको पढ़ा करो, कौन सी दुकानें किस जगह पे है, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब तो मैं स्कूल से आते टाइम उन सारी चीज़ों को रिलेट करती थी कि कौन सा सिनेमा घर है हमारे घर के पास में, कौन सा मतलब एरिया है, कौन कौन सी दुकानें आती हैं वहाँ पर, कौन से रेस्टोरेंट्स आते हैं वहाँ पर। और इस तरीके से मुझे मेरे स्कूल का रास्ता याद हो गया। और मैं फिर एक बार तो बस नहीं आ रही थी, मेरी साइकिल भी एक बार ख़राब हो गई थी, तो मैं पैदल घर तक गई थी। काफ़ी दूर था मेरा स्कूल, बट बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी आई वॉज एबल टू रिकग्नाइज। तो पढ़ाई करते भी टाइम आप क्लूज़ को याद रखो कि क्लूज़ क्या दे रखे हैं। शॉर्ट हैंड कोड्स तैयार करो। यू कैन डेवलप योर ओन शॉर्ट हैंड कोड्स टू मेमोराइज लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम। किसी आइटम को याद करने के लिए हम कोड्स तैयार कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड और आइटम एंड कंस्ट्रक्ट अ वैल्यूएबल वर्ड, यूनिक वर्ड आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एक वर्ड से यूनिक वर्ड्स को। जैसे हम रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए VIBGYOR इनको लेते हैं, वेयर V स्टैंड फॉर वॉयलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, B स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज, R स्टैंड फॉर रेड. During the school days, we used to forget of the Mughal emperor in the history subject, कि कौन कौन हुआ करते थे मुग़ल एम्परर और कब कब आए थे। तो BHAJSA ये एक वर्ड बना,
बजासा समथिंग लाइक दैट, मैंने तो कभी नहीं देखा है, मैंने अभी भी नया ये पढ़ा है। तो पहला बी स्टैंड करता है बाबर, एच स्टैंड करता है हुमायूं, ए स्टैंड करता है अकबर, जे स्टैंड करता है जहांगीर। तो सबसे पहले बाबर आए थे, उसके बाद उनका जो बेटा था वो हुमायूं था, उसके बाद अकबर आया था, उसके बाद जहांगीर आया था, और फिर शाहजहां आया था, और उसके बाद लास्ट में आया था औरंगजेब। इट हेल्प रिमेंबरिंग द नेम इन ऑर्डर, इस तरीके से हमें ऑर्डर्स याद हो जाएंगे। इट्स अ नाइस आइडिया, यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग, लाइक जो चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं तो इस तरीके से आप चीज़ों को शॉर्ट करके याद कर सकते हो। डेवलप योर मेमोरी बाय, अपनी मेमोरी को डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग बिफोर अटेम्पिंग टू मेमोराइज मटीरियल, किसी भी मटीरियल को मेमोराइज करने से पहले उसको समझो कि वो क्या बोल रहा है। committing to memory repeatedly when actively repeating memorized material, रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है, सिंपली इसमें यही बोल रहा है। मास्टरिंग ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक को मास्टर करो, यूजिंग एक्रोन्स सीन सेक्शन 4.2 इन डिटेल, जो 4.2 में चीज़ें दे रखी हैं उसको डिटेल में देखो। उसके बाद यूजिंग हाईलाइटर्स को यूज़ करो नोट बनाते टाइम, सेलेक्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, लिंकिंग, दो चीज़ों को लिंक करो, इंटर रिलेट करो सब्जेक्ट्स को। जैसे अगर आप साइंस और साइकोलॉजी को इंटर रिलेट करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा वो चीज़। तो जब आप दो सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके पढ़ते हो ना तो चीज़ें आसान हो जाती है। माइंड मैप बना के पढ़ना भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का माइंड मैप बनाते हो, आप गूगल करो कैसे माइंड मैप बनाए जाते हैं। जिन बच्चों को याद नहीं होता वो सीखो कि माइंड मैप कैसे बनाए जाते हैं। और जब आप माइंड मैप से पढ़ाई करना शुरू करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपको ईजीली लर्न हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस के माइंड मैप भी बनते हैं, पिक्चर माइंड मैप भी बनते हैं। तो गूगल पे सर्च करो कि कैसे माइंड मैप्स बनाए जाते हैं क्वेश्चंस के, तो उससे आपको क्वेश्चन आर्ट आ जाएगी। या एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, हर एक टॉपिक में आप कैसे क्वेश्चंस बना सकते हो और उनके आंसर्स इनमें से लिख सकते हो, वो भी एक तरीका है बुक में जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको याद करने की। रिप्रेशन, फॉरगेटिंग पेनफुल इवेंट्स, कैसे हम पेनफुल इवेंट्स को भूल जाते हैं। द इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर थ्रेटनिंग, बहुत ही बुरे होते हैं, पेनफुल होते हैं, आर एलिमिनेटेड फ्रॉम आर कॉन्शियसनेस, वो हमारी कॉन्शियसनेस में से कई बार निकल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रेशन, इसको रिप्रेशन बोला जाता है। फ्रॉइड जो थे वो बिलीव करते थे दैट द रिप्रेशन मेमोरी आर पुश्ड इनटू हिडन रिसोर्सेज, जो रिप्रेशन यानी दर्द से भरी मेमोरीज होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। हमारे साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो जो पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, सच रिप्रेशन मेमोरीज में कॉज मैनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये जो रिप्रेस्ड हुई मेमोरी जो होती हैं वो हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देती हैं बहुत ज़्यादा। अमनीजिया रेफर टू अ लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इलनेस, जो अमनीजिया होता है वो होता है लॉस ऑफ मेमोरी, इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, इंजरी, ड्रग्स कोई लेता है, इनकी वजह से अमनीशिया हो जाता है। आई थिंक ये वाला चैप्टर आपका हो चुका है ख़त्म। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो, अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अब हम मिलेंगे 7th चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।